माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सामान्य हिंदी, जो कि हमारा एक मॉडल पेपर है। और ये हमारा मॉडल पेपर क्लास 12 का है। किसका पेपर हम यहाँ पे लेकर आए हैं? हिंदी का, जो कि हमारा क्लास 12 का है। और ये हमारा सेट 3 है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 1 2 मॉडल पेपर बता चुकी हैं, जो कि हमारा एक मॉडल पेपर ही था। और इसी प्रकार ये मॉडल पेपर एक और लिए हैं, जो कि हमारा सेट 3 है। ऐसे हम 7 मॉडल पेपर आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो ये मॉडल पेपर आप इसे मत समझिएगा, इसे पेपर की तरह अगर आप देखेंगे तो ये पेपर की तरह ही है, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन है वो सभी बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं। मतलब इसके प्रीवियस जितने भी पेपर आज तक हुए हैं, उतने से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से हम ये मॉडल पेपर जो तैयार किया गया है, ये उन्हीं से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर यहाँ पे बनाया गया है। तो भले ही आपके लिए एक मॉडल पेपर है, क्योंकि आपका आने वाला पेपर होगा वो आपका रियल का पेपर होगा। तो ये मॉडल पेपर, ये जो है मॉडल पेपर, ये हो सकता है कि सेम ऐसे ही पेपर आपके बोर्ड में भी आ जाए, अर्थात आपका पेपर भी ऐसे ही हो, शायद क्वेश्चन एक दो मिल जाए। तो आप इसे एक पेपर की तरह का समझेंगे तो इस आसानी होगी आपके लिए इसे सॉल्व करने में। अब हमारे सीधे स्टार्ट करते हैं कि हमारा पेपर कैसे है, मतलब पेपर किस प्रकार का है, ये हम जानेंगे। और साथ में हम आपका उत्तर भी वहाँ पे देंगे कि मतलब किस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर होगा, ये भी हम बताएंगे। और जिसे आप मॉडल पेपर क्यों सॉल्व करते हैं, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आप मॉडल पेपर क्यों सॉल्व करते हैं, तो इसका रीज़न यही होगा कि मतलब एग्जाम के पहले मॉडल पेपर सॉल्व करने का यही मतलब है कि हमें एक पैटर्न मालूम चल जाता है। और साथ में ये भी मालूम चल जाता है कि कितने पेपर, मतलब कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। और एक हमें आंकड़ा मिल जाता है, जैसे मतलब 3 घंटे में हम क्या वाकई में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये हमें एक आंकड़ा भी मालूम चल जाता है इससे। तो हम सीधा आपको ले चलते हैं पेपर पे कि वाकई में हमारा पेपर कैसे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा है खंड क। जैसे जो पेपर होता है वो खंड क खंड ख में है। जैसे व्याकरण और संस्कृत और जो होता है वो पर्सन मतलब एक में होते हैं। और जो खंड क में है इसमें गद्य और पद्य और जो हमारे नाटक कहानी जो हैं वो इसमें आते हैं। तो आपको ये मालूम चला कि खंड क में क्या आता है और खंड ख में क्या आता है। तो आप जो भी यहाँ पे पहले सॉल्व करना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको शुरू से ही बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं जो आपको पढ़ना रहता है, तो आप इन निर्देश को पढ़ लीजिएगा। अब देखिए हम सीधे पहले क्वेश्चन पे ले जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि कल्पलता के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए आप ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होता है, ये एक नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? ये हमारा टोटल एक नंबर का होता है। ऐसे आपको पहले वाले में 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि बहुविकल्पी होंगे। और ये जो क्वेश्चन हो गए ये किससे आधारित होंगे? ये क्वेश्चन आधारित होंगे गद्यांश पे। किस पे आधारित होंगे? गद्यांश पे। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी 5 हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, लेकिन वो आधारित होंगे हमारे पद्यांश पे। तो गद्यांश पद्यांश यहाँ दोनों से लिया गया है क्वेश्चन, और जो कि दोनों बहुविकल्पी क्वेश्चन ही है। अर्थात टोटल 10 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि कल्पलता के लेखक हैं, ये आपको बताना है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन है, काफ़ी आसान होते हैं। तो आप इनका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ और वहाँ पे काफ़ी बच्चों का आंसर जो होता है वो सही मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ख वाला क्वेश्चन क्या है। ख वाला क्वेश्चन बोला है कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे कि किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। जो लिखे हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये किस विधा की रचना है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा उपन्यास है। किस विधा की रचना है? ये हमारा कहानी है। किसका है? कहानी का है। अब तीसरा क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि आनंद अकादमी क्या है? आनंद अकादमी पत्रिका के संपादक कौन है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो इसके संपादक है बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन, ये इसके संपादक हैं। और यहाँ पे चौथा देखा जाए तो चौथा क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, घ वाला, कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। जो मेरी असफलताएं हैं वो किस विधा की रचना है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो ये हमारा आत्मकथा है। किसका है? आत्मकथा विधा की रचना है। अब देखिए अगला क्या है, द्विवेदी युग के लेखक कौन है। ये तो बहुत आसान है, आपको पता भी होगा कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है। तो इनका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2 वाला, कि 2 का क है कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है। आपको ये बताना है कि जो विनय पत्रिका है वह किस काल की रचना है। ये हमारा है आधुनिक काल का।
अब देखिए अगला क्या है कि छायावाद की विशेषता क्या है। ये आपको बताना है कि छायावाद की जो विशेषता है वो क्या है। इसकी विशेषता है इतवितात्मकता। ये क्या है, इसकी विशेषता है। अब ग वाला देखते हैं, बोला है निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो हरिऔध की रचना नहीं है। तो इसमें जो हमारा तीसरा है क्या है, तीसरा वैदिक वनवास, ये हमारा हरिऔध की रचना नहीं है। आगे हम घ वाला का देखते हैं क्वेश्चन कि घ वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक चंपू वाक्य है, काव्य है। आपको बताना है जो चंपू है वो काव्य है, तो कौन सा है यहाँ पे, ये हमारा यशोधरा है। क्या है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, यशोधरा। अब आगे वाला देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। आपको बताना है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन अष्टछाप के कवि नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा है ईश्वर दास, ये हमारे अष्टछाप के कवि नहीं है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये हमारा टोटल कितने मार्क्स का है, 10 नंबर का है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसी पे एक वाक्य आपको पूरा यहाँ पे दिया गया है। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उनका आंसर आपको देना है। जिससे मतलब आंसर आपका सही होता है तो आपको यहाँ पे कितने नंबर मिलने वाले हैं, कुल आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये गद्यांश से आप इस सभी से पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। और ये हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो गद्यांश हमारा दिया गया था, उस पर ये 5 क्वेश्चन दिए हैं जो कि टोटल 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे इसे लिखना है कॉपी में अपने। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। मतलब जो यहाँ पे हमारा दिया गया था गद्यांश वो किस चैप्टर का है, किस शीर्षक और किसने उसे लिखा है, यहाँ पे उनके नाम यहाँ पे लिखना है। तो ये सब यहाँ पे देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये अथवा का मतलब क्या हुआ। देखिए जिसे यहाँ पे जो क्वेश्चन गद्यांश दिया गया था तीसरा वाला, तीसरे वाले में से दोनों में से कोई एक ही आपको यहाँ पे करना है। या तो आप ये वाला कीजिए और या तो इसके प्रीवियस जो हम बताए हैं आपको वो वाला कीजिए। दोनों में से एक ही आपको यहाँ पे करना था। जो आपको आसान होगा, जो आपको पता होगा, समझ में आ रहा होगा कि किस चैप्टर का है, इसके लेखक कौन है, तो वही आप करेंगे क्योंकि उन्हीं का आंसर आपको यहाँ पे देना होगा। आगे हम इसी प्रकार देते हैं। तो ये देखिए ये 5 क्वेश्चन है उसके, जो कि क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखिए दिया गया है। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन हैं। ये गद्यांश को पढ़ के आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया पूछा गया है वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे आ गया चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला, ये भी आपका कितने नंबर का, ये भी हमारा 10 नंबर का ही है। क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हैं कि इसमें सिर्फ हमारा गद्यांश और पद्यांश ही पूछा जाता है। तो पहले गद्यांश के बारे में फिर पद्यांश के बारे में। जैसे ऑब्जेक्टिव में था बहुविकल्पी में, पहला गद्यांश था, फिर पद्यांश था, फिर यहाँ पे गद्यांश था व्याख्या में और पद्यांश यहाँ पे है। जाते जाते यहाँ पे आपको देखिए ये गद्यांश पद्यांश दिया गया, ये हमारा क्या है, ये पद्यांश आपको यहाँ पे दिया गया है। इसका यहाँ पे आंसर आपको प्रश्न पूछा गया है जिसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। अब देखिए यहाँ पे आप पद्यांश पढ़ लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि इस रेखांकी का मतलब क्या होता है। इस रेखांकी का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि रेखांकी का मतलब, जो रेखांकिक है यहाँ पे, ये देखिए आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है। ये हमारा पूरा क्या है, पद्यांश है। यहाँ तक आपका पूरा पद्यांश दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो हम बता रहे थे आपको कि धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप पे खोना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको जैसे दिया, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कैसे दिया है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार यहाँ पे मिलेंगे 5 क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो चौथा क्वेश्चन है ये क्या बोला है, ये बोला है कि रेखांकित अर्थ का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो रेखांकन ये लाइन जो किया था, इसका मतलब यही हुआ कि जो यहाँ पे जो लाइन रेखांकित किया है इन्हीं का बस आपको भावार्थ लिखना है, इन्हीं का जो अर्थ होगा ये आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इन सभी का मतलब यही है। अब देखिए यहाँ पे अथवा भी दिया गया। अथवा का मतलब क्या समझे आप, अथवा का मतलब दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। अगर ऊपर वाला जो बताए हैं वो आपको नहीं आ रहा है तो आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया है जिन्हें आपका यहाँ पे आंसर देना है। दोनों में से आपको एक ही करना था, दोनों नहीं करना था, क्योंकि आपको 10 ही मार्क्स मिलने वाले हैं, चाहे आप 1 कीजिए या 2 कीजिए। तो इसलिए आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, एक ही क्वेश्चन इसमें कीजिएगा। ये हमारा देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा 5वां है। 5वां में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का, किसी देखिए यहाँ पे लेखक है, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि यहाँ पे लेखक। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में करते हैं और क्वेश्चन सही से पढ़ते ही नहीं, जिससे उनका वो गलत आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वो लेखक है। लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। जो उनकी कृति है उनके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। टोटल आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, टोटल आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलने वाले हैं। 3 नंबर उनका साहित्य परिचय के लिए मिलेगा आपको, अगर 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल रहा है उनकी कृतियों के बारे में। अगर आप कृति नहीं लिखते हैं तो आपको सिर्फ 3 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आप साहित्य परिचय नहीं लिखते हैं तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे कृति लिखने के लिए।
और एक भी नहीं लिखेंगे तो 0 नंबर मिलेंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन है, 3 लोग का नाम दिया गया है। एक वासुदेश्वर अग्रवाल है, दूसरा है हरिशंकर परसाई है और तीसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी। इन तीनों में से आपको एक ही लेखक का नाम यहाँ पे लेखक का साहित्य परिचय आपको यहाँ पे देना है, जो कि हमारा अधिकतम बोला है कि 80 वर्ड हो सकता है, अर्थात एक पेज बहुत होगा इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ख वाले में क्या बोला है, ख वाले में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, यहाँ पे देखिए लेखक था, ये हमारा क्या है, कवि, अर्थात गद्यांश और पद्यांश दोनों अलग अलग चैप्टरों से यहाँ पे लिए गए हैं। ये हमारा पद्यांश का है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। उनके प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ये भी क्या है, ये भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, और जो कि 3 नंबर उनके साहित्य परिचय का और 2 नंबर उनकी प्रमुख है रचनाओं का। और यहाँ पे भी देखिए अधिकतम 80 वर्ड यहाँ पे लिखा गया है। और कौन कौन है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में से आपको एक ही का लिखना है। तो जो आपको याद होगा आप वही लिखेंगे। अब जो भी लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का पहले ही मतलब आसान है तो आप इनके बारे में ही लिख सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पे समझ में आएगा आप वो लिख सकते हैं। आगे में इसी प्रकार देखिए, तो ये देखिए हमारा है 6वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। आपको यहाँ पे देखिए 4 चैप्टर होंगे, पंचलाइट कहानी मतलब होगा करके नाटक, तो पंचलाइट अथवा बहादुर, दो बोला अथवा करके बोला है, अथवा करके मतलब या तो पंचलाइट का या तो बहादुर का। कहानी का आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सारांश, जो टोटल कहानी है उसी का यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सारांश बस लिखना है इसका, उसका सारांश क्या है। और अधिकतम 80 वर्ड होगा। ये आपको कितने नंबर मिलेगा, ये आपको यहाँ पे इसे लिखने पे 5 नंबर मिलने वाला है। या तो देखिए बोला है ध्रुव यात्रा अथवा लाठी। अब देखिए यहाँ पे आप समझ नहीं आया कि अथवा 4 बार आया है, 3 बार अथवा आया है, आप किसका करें किसका ना करें। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, या अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, ये एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा अथवा बहादुर, अथवा यहाँ पे पहले आया है, इसका मतलब समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन में से अगर आप करते हैं तो ये या तो आप इसे कीजिए या तो आप इसे कीजिए, इन दोनों में से अलग अलग आपको करना है। या तो आप ऊपर वाला को सॉल्व करना है तो ऊपर में जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, और नीचे का आप कर रहे हैं तो नीचे वाले में जो कंडीशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है उत्तर। तो ऊपर वाले अगर हम सॉल्व करते हैं तो या तो ऊपर वाले में भी आपको कंडीशन दिया गया है, कंडीशन ये है कि या तो पंचलाइट का लिखिए या तो बहादुर का लिखिए, और नीचे में दिया गया है अथवा करके ध्रुव यात्रा या लाठी, दोनों में से आपको एक का लिखना है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बच्चे होते हैं उनको लगता है कि पंचलाइट अथवा बहादुर में से एक लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं, फिर उनको कहते हैं कि ध्रुव आता है तो लाठी में से आपको एक लिखना है, तो सोचते हैं मुझे 10 नंबर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर 10 नंबर का अगर ये होता अलग अलग, यहाँ पे आपको क और ख करके दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया। ये 6वां क्वेश्चन में ही एक ही प्रश्न दिया गया है जो कि आपको अथवा करके दिया गया है और एक ही लिखना है, इतना सारा आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्वपति खंड काव्य के आधार पे किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई एक खंड करना है और उसका जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उसका आपको यहाँ पे उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ पे खंड के रूप में देखा जाए तो एक पर हम लोग ऐसे करके यहाँ पे दिया है 1 2 3 ऐसे करके कई थे यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें से किसी एक को आपको चुनना है। जैसे आप सोच रहे हैं कि देखिए जो गोरखपुर जिले वाले बच्चे होते हैं उन्हें जो क्या त्यागपति है वो पढ़ना रहता है, तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं। तो जो त्यागपति का वो चुनते हैं, अगर इस क्वेश्चन को चुनते हैं करने के लिए, देखिए त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ये आपको करना है। या तो आप इसकी कथा वस्तु जो है, इसका जो पूरा कथा है उसे आपको क्या करना है, संक्षेप में लिखना है। अब अथवा दिया है, या इसमें से इसी क्वेश्चन को अगर आप चुनते हैं तो इस क्वेश्चन में भी आपको अथवा मिलेगा। कह त्यागपति खंडकाव्य का कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, या तो अथवा त्यागपति खंडकाव्य के आधार पे हर्षवर्धन का यहाँ पे चैत्य चित्र यहाँ पे उनका हर्षवर्धन का लिखना रहता है। तो इन दोनों में से आपको एक ही करना है, या तो आप त्यागपति का सारांश लिखिए पूरा, या तो हर्षवर्धन का चैत्य चित्र लिखिए। जिसके लिए आपको यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए आपको नंबर फिक्स है, ये नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं 5 नंबर। अब हम आगे इसी प्रकार बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है खंड ख। क्या हमारा स्टार्ट हो रहा है, खंड ख। देखिए खंड क में हमारा नाटक था, कहानी था, गद्य और पद्य था। ये हमारे चारों जो थे वो खंड क में थे। खंड ख में हमारा क्या होगा, खंड ख में हमारा टोटल जो व्याकरण है, निबंध है, ये सभी व्याकरण के पोर्शन होंगे और हमारे यहाँ पे संस्कृत के पोर्शन होंगे। तो ये हमारे खंड ख में आते हैं। अब देखिए खंड ख में क्या है, 8वां करके यहाँ पे दिया है, 8वां क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले हम 7 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क दिया गया है अथवा में कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का
संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ पे संस्कृत गद्यांश दिया गया है। क्या है? गद्यांश दिया गया है और उसमें से किसी एक का आपको संस्कृत में मतलब दिया गया है, हिंदी में आपको यहाँ पे अनुवाद करना है। मतलब इसका हिंदी आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि आपको कितने नंबर मिलेंगे? जो कि आपको यहाँ पे 7 नंबर मिलेंगे इसे लिखने पे, क्योंकि संदर्भ सहित बोला है। तो 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के लिए और 5 नंबर इसका अनुवाद करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया है। अथवा कर में मतलब क्या है? आप तो या तो आपको अगर ये नहीं आ रहा होगा तो जो अथवा करके दिया है आप उसे लिख सकते हैं। ये देखिए हमारा ये इसमें का अथवा है। इन दोनों में से आपको जो आपको समझ में आ रहा होगा आप उसका अर्थ करके यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए 8वां का ही ख क्या बोला है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ पे 2 श्लोक दिए रहेंगे, श्लोक 2 दिए रहेंगे, लेकिन आपको करना क्या है? एक ही श्लोक करना है। ये आपको कितने नंबर के मिलने वाले हैं? ये आपको यहाँ पे 7 नंबर टोटल मिलने वाले हैं। ये देखिए ये हमारा इस प्रकार का श्लोक है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 7 नंबर है। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलने वाले हैं और 5 नंबर आपको इसके अर्थ लिखने पे, मतलब इसका अनुवाद जो है उसके बारे में लिखने पे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। या तो आप इसे कीजिए या तो यहाँ पे इसी के, दोनों में से आपको यहाँ पे एक ही करना है। अब देखिए हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए किसी एक का मतलब यहाँ पे मुहावरा और लोकोक्तियों में से किसी एक के क्या करना है? अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं, एक के अर्थ के लिए और दूसरा क्या मिलेगा आपको? 1 नंबर यहाँ पे उसके वाक्य में प्रयोग करने के लिए। आप यहाँ पे देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं। हाथ कंगन को आसी क्या, पागड़ बेलना या सावर हरे न भादो सूखे, पानी पानी होना, इनका आपको क्या करना है? अर्थ लिखना है। अब देखिए 10वां क्या बोला है आपको? 10वां बोला गया है, 10वां में क है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे संधि दिया गया है, उसका संधि विच्छेद करके आपको ये चुनना है कि कौन सा सही है। देखिए पहला में क्या है? अध्यापी का संधि विच्छेद है, मतलब आपको बताना है कि अध्यापी का जो संधि विच्छेद क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अध्य धन अपी है, अध्याय धन अपी है, अध्यापी है और अध्य धन आपी है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से आप देखेंगे जो जो हमारा पहला है अ वाला, वो अध्य धन अपी, ये हमारा क्या है? सही है। अब पवन का संधि विच्छेद आप जानते हैं, पवन जो हमारा है कौन सा संधि है ये भी आप जानते होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे संधि का नाम नहीं पूछा है। यहाँ पे बस आपको बताया कि संधि विच्छेद करके कौन सा इसमें मतलब होगा। तो संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पोधन अन, क्या होगा? पोधन अन होगा। अब नायक में देखेंगे नायिका है, नायिका का संधि विच्छेद क्या है? नायिका का संधि विच्छेद होगा यहाँ पे, जैसे आप पवन का निकाले हैं पोधन अना हुआ, वैसे अगर हम पूछा आपसे कि नायक का क्या होगा, तो नायक का हमारा यहाँ पे होगा नय धन अक। क्या होगा यहाँ पे? नायक का नय धन अक है। आगे हम देखते हैं कि हमारा ख वाले क्वेश्चन में बोला क्या है। ख वाले में बोला गया है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। यहाँ पे विभक्ति और वचन बताया, जैसे मतलब आत्मनी ये कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो ये देखते हैं ये हमारी 7वीं विभक्ति है। जो आत्मनी है ये हमारी 7वीं विभक्ति है और एक वचन है। कितने वचन है? एक वचन। आपको यहाँ पे 2 नंबर तुरंत मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे क्या बोला कि सरिते, क्या है? सरिते शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। अब आप सोचेंगे आप इस सरिता का याद क्यों होंगे, तो जो हमारा सरिता है उसकी विभक्ति और वचन क्या होगा? ये हमारी चतुर्थी विभक्ति है। किसकी? चतुर्थ विभक्ति और एक वचन है। तो इसका हमारा आंसर यहाँ पे ये होगा। अब 11वां का देखते हैं, तो यहाँ क्या बोला है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पे देखिए शब्द युग्म आपको दिया गया है, इसका जो अर्थ सही होगा वो आपको बताना है। इसमें बहुत हल्का सा ही डिफरेंस होता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो दोनों अलग अलग ही निकलते हैं। जैसे अविराम अविराम, ये आपको बोलने में एक ही जैसा लगेगा, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो दोनों अलग अलग ही होते हैं। तो इसका हम क का पहला देखें तो सुंदर और लगातार, क्या होगा? अविराम मतलब होता है सुंदर, अविराम मतलब होता है लगातार। और तीसरा का हम देखें यहाँ पे, तीसरा क्या है? अंश और अंश। तो अंश मतलब क्या होता है? अंश मतलब होता है भाग, किसी एक टुकड़ा पार्ट होता है अंश। अंश मतलब क्या होता है? भाग होता है। और अंश मतलब क्या होता है ये आप जानते होंगे। तो जो आपको यहाँ पे सही होगा आप उसके बारे में यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ख में क्या बोला है? ख में बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आपको यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का आपको यहाँ पे अर्थ लिखना है। अंबर, अर्क, जनक, इन तीनों में से आपको किसी एक ही का 2 अर्थ लिखना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे कितने नंबर मिलने वाले हैं? उसके लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलने वाले हैं। ये तो हमारा अगला अब देखते हैं ग में क्या बोला है। ग में आपको यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे वाक्यांश दिए गए उनमें से किसी एक का यहाँ पे आपको चयन करना है। जैसे बोला है यहाँ पे जंगल की अग्नि,
जंगल की अग्नि क्या होगा, उसका एक वाक्य में अगर एक शब्द में देखा जाए तो उसका शब्द एक बनेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा दावाग्नि। क्या बनेगा यहाँ पे, दावाग्नि गिनी। आगे हम देखते हैं, जो जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं। अगर हमसे पूछे कि जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अजेय, इसे हम जीता ना जा सके। घर में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। आपको यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको शुद्ध करके बताना है। देखिए हमें पता है जैसे मैंने हस्ताक्षर कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पहला यहाँ पे दिया गया है कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया। अगर इसका शुद्ध रूप देखा जाए तो इसका हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अब दूसरा यहाँ पे देखिए विश्व के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ पे विश्व के अनेकों नाम हैं, यहाँ पे देखा तो क्या होगा, विश्व के अनेक नाम हैं। क्या होगा, विश्व के अनेक नाम हैं। माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, तो यहाँ पे जब माधव ने पुस्तक पढ़ लिया नहीं होगा, यहाँ पे ली हो जाएगा। मैंने पानी पी लिया हूँ, तो यहाँ पे मैं पानी पी लिया है, यहाँ पे क्या, मैं पानी पी लिया है। अब देखिए यहाँ पे 12वां क्वेश्चन क्या बोला है। 12वां क्वेश्चन बोला है कि शांत रस अथवा श्रृंगार रस का अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखना है। अथवा यहाँ पे करके दिया है, तो इन दोनों में से आपको एक ही लिखना है। या तो आप इसकी परिभाषा लिखिए, या तो यहाँ पे आप देखिए इसके उदाहरण लिखिए। और यहाँ पे आपको बोला है या तो शांत रस का लिखिए, या तो आपको यहाँ पे श्रृंगार रस का लिखना है। दोनों में से आपको एक ही करना है, या तो दोनों का आप परिभाषा लिखिए, या तो दोनों में का एक उदाहरण लिखिए। ये आपको यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे, ये आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलने वाले हैं। अब ख में देखिए क्या बोला है, ख में बोला है कि श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण व उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पे देखिए आपको अथवा नहीं किया, यहाँ पे आपको लक्षण भी उसके बताने हैं और उदाहरण सहित आपको यहाँ पे लिखना है। लक्षण का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, परिभाषा, और उदाहरण उसका जो एग्जाम्पल है ये आपको यहाँ पे बताना है, श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार का। ग में देखा जाए तो ग में आपको बोला है कि दोहा छंद अथवा कुंडलियाँ छंद, ये आपको बताना है। या तो आप दोहा लिखिए, या तो आप कुंडलियाँ। लक्षण और उदाहरण दोनों आपको यहाँ पे इसका बताना है। तो यहाँ पे अगर अगला हम देखते हैं 13वां क्या बोला है। 13वां बोला गया है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ये दोनों में से आपको एक ही करना है। यहाँ पे देखिए आपको या तो ये लिखिए, या तो यहाँ पे बोला कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है, जो कि आपको इस नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का होता है ये। और 14वें पे देखिए बोला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ पे अपनी भाषा शैली में लिखना है, अर्थात आपको अपनी भाषा हिंदी में ही आपको यहाँ पे लिखना है, इंग्लिश में मत लिखिएगा। अब देखिए 9 नंबर के हैं क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, चारों में से किसी एक ही पे लिखना है। सदाचार पे दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, और यहाँ पे तीसरा है विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा, और चौथा हमारा है यहाँ पे युवा वर्ग बेरोजगारी। तो ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब 14 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बोर्ड में पूछाते हैं, जो कि हमारे कितने नंबर के होते हैं, ये टोटल हमारे 100 नंबर के होते हैं। और 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाता है। 15 मिनट आपको यहाँ पे पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, और 3 घंटा इसे सॉल्व करने के लिए समय आपको यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आप पेपर में आ भी सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। अब जो हमारा सेट 4 है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि सेम ऐसे ही पैटर्न होंगे, लेकिन इसके क्वेश्चन जो होंगे वो अलग होंगे।